भारत के बाद के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 1952 में भारत का प्रथम चुनाव हुआ। चुनाव के बाद पार्लियामेंट चुनी गई, बड़े बड़े नेता जीत के आए और उन्हीं कुछ नामों में एक नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जो पार्लियामेंट में जनसंघ को रिप्रेजेंट करा करते थे। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही बढ़िया वक्ता थे, बहुत नॉलेजेबल थे। किसी चीज़ पे जब वो बोलते थे तो तथ्य के साथ और बहुत बारीकी से उसको एक्सप्लेन करा करते थे। उस समय की पार्लियामेंट में मुख्य तौर पे जो दो वक्ता ऐसे थे जिनको पूरी पार्लियामेंट सुना करती थी, वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और हिरेन मुखर्जी जी। मुखर्जी थे, मुखर्जी सरनेम के थे। एक सीपीआई के नेता थे हिरेन मुखर्जी जी और दूसरे भारतीय जनसंघ के। जब ये दोनों वक्ता पार्लियामेंट में किसी चीज़ पे, किसी मुद्दे पे बोला करते थे तो पार्लियामेंट पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। पूरे पार्लियामेंट ऐसे चुप हो जाती थी जैसे कोई क्लास के विद्यार्थी अपने टीचर की बात को सुन रहे हैं। ऐसा एक माहौल पार्लियामेंट में उस समय बना करता था। पर जैसा हमें पता है, इतिहास में 1953 के आते आते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बड़े ही संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में मृत्यु हो जाती है, जब वो कश्मीर आंदोलन को लेके कश्मीर में परमिट राज को ख़त्म करने के लिए कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पे कैसे उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, ये मैं पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनकी डेथ के बाद बहुत से लोगों को, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे इंडिया के किसी भी भाग में बैठे हों, उन्हें ये लगने लग गया था कि भाई भारतीय जनसंघ अब ख़त्म हो चुका है। भाई इनके पास एक ही नेता था ऐसा जो बहुत इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी और वो अब नहीं रहे, तो उनके बाद भारतीय जनसंघ अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय जनसंघ को बने हुए बहुत कम समय हुआ था और इतने कम समय में इतना बड़ा झटका किसी पार्टी के लिए होना, बहुत चुनौती भरा माहौल उस टाइम भारतीय जनसंघ के लिए था। लेकिन साथियों, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी लीडरशिप में जनसंघ का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निस्वार्थ भाव से उसी तरीके से पार्टी के लिए, देश के लिए समर्पित रहा और कार्य करते चले गए। और ये जो धारणा बन गई थी कि भाई जनसंघ खत्म हो जाएगा, इस धारणा को तोड़ा। लगातार जब से मुखर्जी जी की डेथ हुई तब से लेके अगले चुनाव तक यही एक शोर मचाया गया, भाई जनसंघ तो खत्म हो जाएगा, जनसंघ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस विचार को तोड़ते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जैसे कहते हैं भाई हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट में जनसंघ को जो कोई लीड कर सकता है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनको इतना विश्वास था इस बात पे कि कैसे भी करके अटल जी को पार्लियामेंट में भेजना है ताकि जनसंघ को ये रिप्रेजेंट कर सकें, जनसंघ की बात वहां रख सकें। ये अगला जो चुनाव आता है 1957 का, उसमें डिसाइड होता है भी अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ये फैसला भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही है कि भाई 3 सीट से ये चुनाव लड़ेंगे। तीनों सीटें यूपी की, उत्तर प्रदेश की तीनों सीटें, पहली लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। तो मथुरा से तो जिसे कहते हैं कि भाई जमानत जब्त होना, वाजपेयी जी की जमानत जब्त होती है। लखनऊ में बहुत कम मार्जिन से वो हार जाते हैं, लेकिन बलरामपुर से वो जीतते हैं और पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। तो जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि जनसंघ की तरफ से अटल जी पार्लियामेंट पहुंचें, उनका ऐसा दृढ़ विश्वास था। उस विश्वास ने, अटल जी की एक ऐसी छवि थी लोगों में, उस छवि के साथ लेते हुए, उस विश्वास के चलते वो पार्लियामेंट में पहुंचे। और 1957 में जब वो पार्लियामेंट में पहुंचे तो साथियों, एक बड़ी ही मज़ेदार सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। जब पहले चुनाव में दो वक्ता, दोनों मुखर्जी, वो दोनों वक्ता जो थे वो अंग्रेजी भाषा के बहुत धनी थे और उनकी कमांड इंग्लिश भाषा पे उस टाइम पे ऐसी थी कि अंग्रेजों की भी उस टाइम पे ऐसी कमांड नहीं होती थी।
ऐसी कमांड में वो भाषण देते थे पार्लियामेंट में। और जब 57 की पार्लियामेंट चुन के आई, उस समय भी 2 वक्ता जिनको पूरी पार्लियामेंट उसी प्रकार से सुनना पसंद करती थी, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रकाश वीर शास्त्री जी। वो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे। और मज़ेदार बात यह है कि पहले जो 2 थे वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते थे, इंग्लिश भाषा की कमांड बहुत अच्छी थी। दूसरे जो 2 थे 1957 वाले, अटल जी और प्रकाश वीर शास्त्री जी, वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। और हिंदी भाषा पे ऐसी कमांड थी कि उससे पहले कभी भी पार्लियामेंट में हिंदी भाषा में इतना अच्छा भाषण किसी ने नहीं दिया। ऐसे भाषण ये दोनों वक्ता रखते थे। एक बार का एक किस्सा है, अटल जी उस टाइम क्या था, जो लोकसभा के स्पीकर होते थे, जो लोकसभा चलाया करते थे, संचालित जिनके अंडर पूरी लोकसभा का सेशन जो था उसका संचालन जो देखते थे, वो संख्या बल के हिसाब से पार्टी के कैंडिडेट्स को या सांसदों को बोलने का समय देते थे। तो उतना ही समय भारतीय जनसंघ की संख्या कम थी, तो भारतीय जनसंघ के जो सांसद थे जो वहाँ बोलते थे, जैसे अटल जी ज़्यादा बोलते थे, अटल जी ही मुख्य तौर पे बात रखा करते थे, तो ये कम समय मिलता था। एक बार फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अटल जी अपना भाषण रख रहे होते हैं और स्पीकर इनको टोकना चाहते हैं, लेकिन टोकने से पहले वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ओर देखते हैं और वो ये देखते हैं कि नेहरू जी कितने ध्यान से अटल जी का भाषण सुन रहे होते हैं, कि अटल जी जब बोलते हैं तो नेहरू जी इतने ध्यान से मंत्रमुग्ध होकर उनका भाषण सुन रहे होते हैं, तो स्पीकर अटल जी को टोकते ही नहीं। ऐसा एक औरा अटल जी का था कि विपक्ष के दल, जब अटल जी उस टाइम तो बहुत यंग थे, प्रथम बार चुन के गए थे, उसी वक्त से आने वाले टाइम में तो खैर हम सबको पता है कि अटल जी के कैसे कैसे भाषण, इतिहास जिन्होंने बनाया, ऐसे ऐसे भाषण अटल जी ने दिए हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल, अटल जी उस टाइम जवान हुआ करते थे और पहली बार चुन के गए थे, फिर भी ऐसा इम्पैक्ट नेहरू जी पे उनका था कि नेहरू जी भी उनका भाषण जो है वो चुप बैठ के सुनना पसंद करते थे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थी पहली और दूसरी चुनी हुई पार्लियामेंट की कहानी, जब पार्लियामेंट में पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था, जब हमारे वक्ता बोला करते थे, हमारे सांसद चुने हुए अपना भाषण रखा करते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।